Hi friends, this is Sunny Hosla and I welcome you all on my YouTube channel Trovits with Sunny Hosla। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। चलिए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि जो एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एक ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से डिपार्चर होता है, यानी कि उससे अलग हटकर दूसरी ओर चलना होता है। और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। और एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ होता है जो हमारी भाषा में एक ग्रेट इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस द फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। चलिए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच को यहाँ डिस्कस किया है विद देयर एग्जाम्पल्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को देखते हैं। एलिट्रेशन होता क्या है? तो जो ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं एलिट्रेशन की डेफिनेशन। एलिट्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड्स यूजुअली बिफोर स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो एलिट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एलिट्रेशन एक ऐसा रिपीटेड साउंड होता है, ऐसा रिपीटेड साउंड होता है जो किसी कॉन्सोनेंट्स वोवेल को किसी वर्ड की शुरुआत में बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि फुल फैंडम फाइव द फादर लाइज, यानी कि पहला जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें पता चलता है हमें, इसमें जो हमारा एफ कॉन्सोनेंट है उसकी बार बार रिपीटिशन किया गया है। यानी कि फुल फैदम फाइव थी फादर लाइज, यानी कि जो यहाँ पर इसमें बार बार एफ की रिपीटिशन की गई है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखिए, सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सीशोर, यानी कि सैली सीशोर पर सी सेल्स बेचती है। यानी कि सैली सीशोर पर सी सेल्स बेचती है, यानी कि इसमें एस कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार पुनरावृत्ति की गई है। तो इसी प्रकार जो एलिट्रेशन का तीसरा उदाहरण है वो है दोस्तों, रास्कल एंड राप्स रन ए रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण में भी आर कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटिशन की गई है। देखिए, रास्कल्स रफ रन रेस राउंड राउंड रग्ड रॉक, यानी कि यहाँ पर बार बार आर की पुनरावृत्ति कर उसके कॉन्सोनेंट साउंड को दोहराया गया है। इसी तरह के व्यवहार को हम एलिट्रेशन का नाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा उसको। इसके बाद में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आता है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? देखिए दोस्तों, एनाफोरा जब हम किसी सेंटेंस के शुरुआती शब्दों को उसके अलग और दूसरे सेंटेंसेस में भी उनको भी पुनरावृत्ति की जाती है, उनका रिपीटिशन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है उसे हम बोलते हैं द एनाफोरा। तो सबसे पहले हम एनाफोरा की डेफिनेशन देखते हैं। द फिगर्स ऑफ स्पीच एनाफोरा इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द वर्ड in a sentence. When we repeated consonant sounds beginning of the words in a sentence, then we use figures of speech anaphora। यानी कि जब हम सेंटेंस के शुरुआती शब्दों को अन्य सेंटेंसेस में भी बार बार दोहराते हैं, तब जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। देखिए दोस्तों, इसमें जो इसके उदाहरण है, एक ही उदाहरण दिया है मैंने, पर उसमें ही आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं इसका उदाहरण। वी शैल नॉट फ्लैग, वी शैल गो ऑन, वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल फाइट विद ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन द
एयर वी शैल डिफेंड आवर आइलैंड वाट एवर द कोस्ट शैल बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर विशैल की पूरे के पूरे सेंटेंस में और आगे आने वाले सेंटेंसेस में भी पुनरावृत्ति की गई है, जिसे हम एनाफोरा का उदाहरण कहते हैं। यानी कि जो इस प्रकार का व्यवहार किसी सेंटेंसेस में या किसी पैराग्राफ में किया जाता है, तब हम उसमें यूज हुए फिगर्स ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले नंबर का जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। इसके बाद में जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है दोस्तों? अपोस्ट्रोफी एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को का मानवीयकरण करके उसको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तब हम अपोस्ट्रोफी नाम के फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। सबसे पहले द फिगर्स ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू ए नॉन लिविंग थिंग और डेड और एब्स्ट्रैक्ट थिंग, एब्सेंट थिंग। तो यानी कि दोस्तों जो अपोस्ट्रोफी नाम का फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? वो किसी नॉन लिविंग थिंग और किसी एब्सेंट थिंग और किसी मर्त व्यक्ति के लिए एक डायरेक्ट एड्रेस होता है। जैसे कि इसके उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरणों में देखते हैं दोस्तों इसके। तो सबसे पहले जो इसका उदाहरण है वो देखते हैं हम। लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, यानी कि स्वतंत्रता तुम हमें इतनी प्रिय क्यों हो। तो इसमें जो लिबर्टी है, लिबर्टी का आह्वान किया गया, लिबर्टी को पुकारा गया है और उससे क्वेश्चन किया गया है कि तुम हमें इतनी प्यारी क्यों हो। ओ लिबर्टी, यानी कि ओ स्वतंत्रता तुम हमें इतनी प्यारी क्यों हो। जैसे इसके बाद में जो सेंटेंस है डेथ कम सून, इसमें भी डेथ का आह्वान किया गया और बोला गया है डेथ कम सून कि मृत्यु जल्दी आओ। यहाँ पर बोला गया है मृत्यु जल्दी आओ। एंड देन नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें देखिए क्या बोलते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम लंदन 1802 से ली गई लाइन है और इसमें उन्होंने मिल्टन को पुकारा है। तो देखिए क्या कहते हैं, मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी कि मिल्टन काश तुम इस समय भी जीवित होते। यानी कि मिल्टन की मृत्यु के पश्चात उसका आह्वान किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है वो हुआ है हमारा अपोस्ट्रोफी। इसके बाद जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो अगला सेंटेंस है वो है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यानी कि इसमें भी संसार को, लाइफ को और टाइम को संबोधित किया गया है। यानी कि ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, तुम कहाँ हो। एंड देन इसके बाद में जो फिगर्स जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो आह्वान किया गया है वो सीजर का किया गया है और ये शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर्स की लाइन है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। माइटी सीजर डोथ थाउ लाई सो लो, कि जब सीजर का दोस्त एंटोनी सीजर की लाश को देखता है वहाँ पड़े हुए, तब वो ये स्टेटमेंट देता है माइटी सीजर की, है सर्वशक्तिमान सीजर दोस्त थाउ लाई सो लो, तुम इतने अचेत, तुम इतने निष्क्रिय कैसे पड़े हो। तो वो मरे हुए सीजर का आह्वान करता है और तब ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करता है अपोस्ट्रोफी। तो फ्रेंड्स आगे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो भी देखते हैं। इसके बाद में जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच आता है वो आता है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जब हम किसी सेंटेंस में बार बार वोवेल साउंड को रिपीट करते हैं, तब हम उस सेंटेंस में जो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं तब होता है हमारा एसोनेंस। तो देखते हैं दोस्तों, एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ ए वोवेल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एसोनेंस वोवेल साउंड का प्रत्येक शब्द में जब किसी एक विशेष वोवेल साउंड का बार बार प्रयोग किया जाता है तब हम वहाँ पर एसोनेंस का उपयोग करते हैं। जैसे बाइंड अप योर येलो हेयर, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें आई और आई का बार बार प्रयोग किया गया है और यहाँ पर यो और लो, यहाँ पर ओ और ओ वोवेल साउंड का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एसोनेंस। एंड देन सेकंड सेंटेंस में
एज द डे दैट फर्स्ट वी मेट। और यहाँ पर जो वोविल साउंड आ का बार बार प्रयोग हुआ, एज द डे दैट फर्स्ट वी मेट, यानी कि यहाँ पर जो ए वोविल साउंड है उसका बार बार प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हमारा एसोनेंस। एंड देन इसके बाद में जो फिगर्स ऑफ स्पीच आता है हमारा, वो आता है एंटीथेसिस। और एंटीथेसिस को हम जस्टापोजिशन भी बोलते हैं, यानी कि एंटीथेसिस में जब हम अपने कही बात को तुरंत बदल देते हैं, तुरंत उसका कंट्रास्ट उपस्थित करते हैं, उसका विरोध अब उसी सेंटेंस में देते हैं, तब हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है उसे हम बोलते हैं एंटीथेसिस। तो फ्रेंड्स इसकी परिभाषा देखते हैं। द फिगर्स ऑफ स्पीच एंटीथेसिस इज जस्टापोजिशन ऑफ ओपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज इन अ सेंटेंस। जब किसी एक सेंटेंस में हम एकदम अपनी बात का कही हुई स्टेटमेंट का विपरीत स्टेटमेंट देते हैं और उसका कंट्रास्ट उपस्थित करते हैं, तब हम उस सेंटेंस में एंटीथेसिस नाम के फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं उदाहरण में कैसे दिया गया, कैसे यूज किया गया एंटीथेसिस। नोट आई लव्ड सीजर लेस, न मैं सीजर से कम प्रेम नहीं करता हूँ, यानी कि मैं सीजर से कम प्रेम नहीं करता हूँ। नोट आई लव्ड सीजर लेस, कि मैं सीजर को कम प्रेम नहीं करता हूँ। बट दैट आई लव्ड रोम मोर, परंतु उससे भी ज़्यादा मैं रोम से प्यार करता हूँ। सीजर से तो मैं प्यार करता हूँ, पर सीजर से भी ज़्यादा रोम से प्यार करता हूँ, यानी कि इसमें इसका एकदम जस्ट अपोजिट यूज़ किया गया है। और ये जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है, ये जूलियस सीजर की लाइन है, और उसके नायक के द्वारा बोली हुई लाइन, जिसका नाम था ब्रूटस। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या बोला गया है। टू इर इज ह्यूमन, यानी कि माफ़ करना, जो गलती करना होता है वो मानवीय है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और जो माफ़ करना है वो क्या होता है, वो दैवीय होता है। यानी कि इसमें जो पहले स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्रास्ट दूसरे वाले स्टेटमेंट में दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है एंटीथेसिस। एंड देन इसके बाद में हम अगला सेंटेंस देखते हैं। स्पीच इज सिल्वरन बट साइलेंस इज गोल्डन। जो स्पीच होती है, जो भाषा होती है, वो मधुर होती है, उससे हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। बट साइलेंस इज गोल्डन, परंतु उससे भी अधिक प्रिय चुप्पी होती है, जिसकी वजह से हम शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है, जिसकी वजह से इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है एंटीथेसिस। यानी कि जो हमारी वाणी होती है वो तो मधुर होती है, पर उससे भी अधिक जो किसी और को अपना बना सकती है, जो हमारे शत्रु को भी अपना बना सकती है या उसे भी पराजित कर सकती है, वो क्या होती है, चुप्पी होती है। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। इस सेंटेंस में बोला गया है गिव एवरी मैन द ईयर, यानी कि हर एक लोग, प्रत्येक आदमी मुझे गौर से सुनो। बट फ्यू द वॉइस, परंतु मेरी आवाज़ कुछ लोगों तक ही पहुंची। यानी कि इसमें बोला गया है कि मैंने कहा गिव एवरी मैन द ईयर, यानी कि मुझे ध्यान से सुनो। बट फ्यू द वॉइस, परंतु मेरी जो आवाज़ थी वो कुछ लोगों तक ही पहुंची, यानी कि मुझे कुछ लोगों ने ही सुना। यानी कि पहले के सेंटेंस का तुरंत ही अपोजिट वर्क दूसरे फ्रेज में किया गया है। तो ये था हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच एंटीथेसिस। और इसके बाद में जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है दोस्तों? एपिग्राम इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। यानी कि एपिग्राम एक ऐसा ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होती है, यानी कि एक ऐसी त्वरित स्टेटमेंट होता है जो तुरंत ही दूसरे व्यक्ति का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करता है। यानी कि जैसे एक पोएम है माई हार्ट स्लीप अप, जिसकी पहला ही जो सेंटेंस है उसी पोएम से लिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई। और उन्होंने उसमें अपनी एक ईडियम दिया है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए मैन, यानी कि जो बच्चा होता है वो एक आदमी का पिता होता है। तो यानी कि जब हम किसी को ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो वो तुरंत ही हमारी ओर आकर्षित होता है और हमारी बात ध्यान से सुनता है। तो यही
एपिग्राम कहलाता है दोस्तों। जैसे द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यानी कि जितनी जल्दी होती है उतनी ही देरी लाजमी है, यानी कि जितनी मुझे जल्दी होती है, जितनी जल्दी मैं करता हूँ, मुझसे उतनी ही देरी होती जाती है। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मैड ए फोई, जिसका कोई दोस्त नहीं बनाता, उसका कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। बॉयज़ विल बी बॉयज़, यानी कि लड़के तो लड़के होते हैं। इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, और एक होशियार पिता वही होता है जो अपने बच्चों के अच्छे बुरे के बारे में सब कुछ जानता हो। तो दोस्तों इन सेंटेंसेस में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया था उसका नाम था हमारा एपिग्राम। और इसके बाद जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जो अगला एग्जाम्पल है, जो अगली परिभाषा हुआ है यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म का मतलब होता है एक प्लीजेंट वे ऑफ सेइंग, यानी कि एक ऐसा तरीका बैड थिंग को एक्सप्लेन करने का एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हमें अपनी कही हुई बात भी दूसरे आदमी तक पहुंचा सके और उसे वो बहुत बात भी बुरी न लगे। इट कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल थिंग, यानी कि इसके द्वारा हम अपनी ऐसी बातों को भी अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे आदमी को बुरा नहीं लग सकता है जो बातें अच्छी नहीं होती है। जैसे ही हैज़ फॉलन अस्लीप, यानी कि जैसे पहले सेंटेंस में दिया गया है ही हैज़ फॉलन अस्लीप, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु हमने यहाँ पर डेथ का यूज़ ना करते हुए उसे बोल दिया है कि फॉलन अस्लीप, यानी कि वो सो गया है, वो चिर निद्रा में सो गया है। तो इसी प्रकार हमने अगला सेंटेंस देखा है इसका। अगला सेंटेंस है हिज फादर पास्ड अवे, यानी कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर हमने उसको पिता की मृत्यु का वर्णन न करते हुए, डेथ का वर्णन न करते हुए हमने बोल दिया कि हिज फादर पास्ड अवे, यानी कि उसके पिता गुजर चुके हैं। एंड सेकंड जो सेंटेंस है हमारा ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, यानी कि हम किसी को ये ना बोल करके कि तुम फेल हो गए हो, कि वह फेल हो गया है, हम उसे बोलते हैं कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, यानी कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, कि तुम सफल नहीं हो सके हो। तो इस प्रकार जो अनप्लीजेंट या अनएग्रीबल थिंग होती है उन्हें एग्रीबल वे में या प्लीजेंट वे में कहना ही यूफेमिज्म कहलाता है। ही वॉज मिस टू कंप्लीट द रेस, यानी कि हमने बोला कि वह रेस में फेल हो गया, ऐसा नहीं बोलकर हम बोलते हैं ही वॉज मिस टू कंप्लीट द रेस, कि वह बस रेस को पूरी करने से कुछ ही चूक गया। तो आगे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा हाइपरबोल। और हाइपरबोल होता क्या है दोस्तों? हाइपरबोल एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम अपने स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। जैसे इन द फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोल थिंग्स आर एज ग्रेटर ऑफ स्मॉलर पैटर और रोर दैन दे आर रियली, यानी कि इस फिगर्स ऑफ स्पीच में हम छोटी छोटी चीज़ों को या तो इतना छोटा छोटा दिखा देते हैं, या इतना बड़ा बड़ा दिखा देते हैं, या इतना अच्छा दिखा देते हैं, या ज़्यादा ही बुरा दिखा देते हैं जितना कि वो होते भी नहीं हैं। जैसे कि सेंटेंसेस दिए गए हैं, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि उसने रो रो कर समुद्र भर दिया, यानी कि उसने वह इतना रोया कि उसके आंसुओं से एक समुद्र भर गया। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है वो ऐसी कही गई है जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल, यानी कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बहती है। जैसे कि कभी भी खून की नदियाँ नहीं बहती है, परंतु इसमें बताया गया है कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बहती है। जैसे अगला सेंटेंस है हैमलेट थौ हैस्ट क्लैप्ड माई हार्ट इन ट्वेन, यानी कि हैमलेट तुमने मेरे जो हृदय है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि हृदय के टुकड़े कभी नहीं होते हैं। और अगला जो सेंटेंस है हमारा, अगले सेंटेंस में जो दिया गया है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी कि जो अरब के सारे परफ्यूम या इत्र हैं वो भी मेरे इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते हैं। यानी कि जो मेरे हाथ में जो दुर्गंध है, जो खून की गंध है, उसे ये अरब के सारे
परफ्यूम्स इत्र मिलाकर भी महका नहीं सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो अगला सेंटेंस दिया गया है, इज दिस फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड्स ऑफ शिप, क्या यह वही फेस है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों शिप्स दौड़ा दिए थे। ऐसा बोला गया है हेलेना के बारे में, जो ट्रोय की राजकुमार के साथ चली गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच था वो था हाइपरबोल। इसके बाद में जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हुआ है रेटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिन्हें पूछने के बाद कोई भी पोएट या कोई भी राइटर उसके आंसर की प्रतीक्षा नहीं करता है या उसके आंसर की उम्मीद नहीं करता है, वहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों इसकी पहले डेफिनेशन और फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच द पोएट आस्किंग ए क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट टू मेक मोर इफेक्टिव, यानी कि इस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच में पोइट कोई क्वेश्चन पूछता है, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वो उसके उत्तर की उपेक्षा नहीं करता है, यानी कि वो उसका उत्तर पाना नहीं चाहता है, परंतु वह उसे पोएम में या उसे किसी पैराग्राफ को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा करता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूँ, क्या मैं उसके अपने भाई की देखभाल करने वाला हूँ। तो लाजमी ये बात सही है कि मैं अपने भाई की देखभाल करने वाला हूँ, परंतु मैं इसका उत्तर नहीं दूसरे से लेना नहीं चाहता, परंतु मैं उसे बता रहा हूँ, उसे अपनी बातों को और इफेक्टिव तरीके से उसे कह रहा हूँ। तो और इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है, हु इज़ हेयर सो वाइल एंड विल नॉट लव हिज कंट्री, यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो अपने देश से प्रेम ना करता हो। यानी कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ परंतु मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने देश से प्रेम ना करता हो। वो दो अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, हु डोंट वांट रेस्पेक्ट, ऐसा कौन है जिसे सम्मान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया गया है, अपने बात को अपने विचार को रखा गया है, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, और मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, ये भी यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि इन जो क्वेश्चंस हैं इनका मैं जवाब लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी बातों को और इफ़ेक्टिव वे में बयान कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन। इसके बाद में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है आयरनी। और दोस्तों आयरनी होता क्या है? आयरनी एक ऐसी बात होती है जिसका लिटरली मतलब कुछ और होता है और जिसके मीनिंग्स कुछ और होता है, ये ना हम कहते कुछ और हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। या देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ए मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड, यानी कि ये स्पीच की एक ऐसा मोड होता है जिसमें हमारे द्वारा बोले गए वाक्यांश या हमारे द्वारा लिखे गए वाक्यांश का अर्थ कुछ और होता है, परंतु जो हम उसका रियल मीनिंग होता है वो बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू। ठीक है, तो इसमें जो राइटर है वो बोलता है कि मुझे अपने कर्तव्य सीखना चाहिए और तुम्हें अपना, यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में झगड़ा हुआ है और या फिर एक दूसरे के साथ मनमुटाव है और वे कहते हैं कि मैं अपना काम देखूंगा और तुम्हें अपना देखना चाहिए, यानी कि अपने काम से काम रखो। कुछ इस प्रकार की सेंस इस सेंटेंस से मिलती है। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, और यू आर प्रिटी फेलो, यानी कि तुम बहुत ही अच्छे साथी हो, ऐसा इसमें लिटरली लिखा गया है, परंतु जो इसका मीनिंग होगा वो होगा कि तुम कितने खूबसूरत मूर्ख हो, इसमें मूर्ख बताया गया है। तो इसके बाद जो अगला सेंटेंस है, वन ट्रूथ इज क्लियर, कि एक जो सच है वो क्लियर है, वाट एवर इज, जो भी है, इज राइट, वो सब सही है। यानी कि एक सच ये भी है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ सही है। इसमें टोंट कसते हुए राइटर बोलता है कि जो कुछ भी हो, चाहे सही है चाहे गलत है, परंतु जो जैसा भी है वो सब कुछ सही है। और इसके बाद में जो सेंटेंस है, टेलिंग ए रूड कस्टमर टू हैव अ नाइस डे सर,
यानी कि कोई भी रिसेप्शन पर बैठा हुआ रिसेप्शनिस्ट अपने एक ऐसे कस्टमर को जो इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार रूड है, उसे बोलता है हैव ए नाइस डे सर। परंतु वो मन से उसे ऐसा नहीं बोलता, परंतु एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए उसे बोलता है हैव ए नाइस डे सर। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जो इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन होती है, उनमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होता है उसे बोलते हैं हम आयरनी। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद में आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर होता क्या है? मेटाफर एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी अनलाइक थिंग की डायरेक्ट कंपेरिजन अनलाइक थिंग से कर देते हैं, यानी कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से डायरेक्ट कंपैरिजन हम कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं इसके फिगर्स ऑफ इसकी परिभाषा। ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। ठीक है, यानी कि इस फिगर्स ऑफ स्पीच में दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना एक दूसरे से कर दी जाती है, और इसमें जो कंपैरिजन के नाम का वर्ड यूज होता है जैसे लाइक, एज, सो, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका उदाहरण क्या होता है। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, क्या लाइफ क्या है? लाइफ एक स्वप्न है। तो इसमें लाइफ की कंपैरिजन किससे की गई है? ड्रीम से। लाइफ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ बेड ऑफ रोजेज नहीं है, यानी कि लाइफ कोई ऐसी नहीं है जो बहुत ही आराम से कट जाए। तो लाइफ की जो तुलना की गई है, लाइफ की जो कंपैरिजन की गई है, वो किससे की गई है? बेड ऑफ रोजेज से। इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है, फ्रेंडशिप इज़ द शेल्टरिंग ट्री, यानी कि फ्रेंडशिप की जो कंपेरिजन किया गया है वो किससे किया गया है? शेल्टरिंग ट्री से। यानी कि दोस्ती एक शेल्टरिंग ट्री होता है। शेल्टरिंग का मतलब होता है एक छायादार वृक्ष, यानी कि दोस्ती कैसी होती है? दोस्ती एक छायादार वृक्ष के जैसी होती है। यानी कि फ्रेंडशिप की जो तुलना की गई है वो शेल्टरिंग ट्री से की गई है। एंड देन इसके साथ ही जो अगला सेंटेंस है वो है हमारा, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। यानी कि कैमल की तुलना डेजर्ट से की गई है, शिप से की गई है, शिप ऑफ डेजर्ट से की गई है। तो यहाँ पर भी अगला जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी कि रिवेंज क्या होता है? रिवेंज एक वाइल्ड जस्टिस का प्रकार है। यानी कि रिवेंज की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? वाइल्ड जस्टिस से। तो यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा मेटाफर। इसके बाद में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में है हमारा ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया क्या होता है दोस्तों? इस फिगर्स ऑफ स्पीच में जो वाक्य में उपस्थित आवाज़ें होती है वही उसका रियल मीनिंग सजेस्ट करते हैं। जैसे कि ओनोमोटोपोइया इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि ओनोमोटोपोइया में जो साउंड होता है वही उसकी मीनिंग्स को सजेस्ट करता है। द बजिंग बी फ्ली अवे, यानी कि जो मधुमक्खी जो मक्खी भिनभिनाती है वो हमारे आसपास उड़ रही है, यानी कि भिनभिनाती हुई मक्खी हमारे आसपास उड़ रही है। और यहाँ पर जो इसका मीनिंग सजेस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? बजिंग, यानी कि भिनभिनाती हुई जो आवाज़ करती हुई मधुमक्खी है, जो मक्खी है वो हमारे आसपास उड़ रही है। ही लुक्ड एट द रोरिंग, यानी कि उसने शेर को दहाड़ते हुए देखा। यानी कि जो रोरिंग है, जो रोर कौन करता है? रोर करता है शेर, यानी कि जो रोरिंग है उसकी जो आवाज़ है उसे उसने देखा। तो यहाँ पर जो मीनिंग सजेस्ट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? रोरिंग के द्वारा। जैसे अगला सेंटेंस है, द रस्टलिंग लीव्स कैप्ट मी अवेक, यानी कि टूटती हुई पत्तियाँ, रस्टलिंग टूटती हुई पत्तियाँ या दबी कुचली पत्तियाँ या आवाज़ करती हुई पत्तियाँ। रस्टलिंग का मतलब होता है सड़ती और गलती हुई पत्तियाँ या टूटती हुई पत्तियाँ। कैप्ट मी अवेक ने मुझे जगाए रखा, यानी कि यहाँ पर जो रस्टलिंग है, जो पत्तियों की आवाज़ होती है उसे रस्ट बोलते हैं। वो तो उस टूटती हुई पत्तियों ने मुझे जगाए रखा। यहाँ पर जो रस्टलिंग होता है वो सेंटेंस का मीनिंग सजेस्ट कर रहा है। द मर्मर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर्स ईव, यानी कि जो गर्मियों की शाम होती है उसमें जो फ्लाइज का झुंड होता है, मक्खियों का झुंड होता है, वो क्या करता है? मरमर्स करता है। अब मरमर्स की आवाज़ें निकालता है। तो यहाँ पर भी जो फिगर्स ऑफ जो साउंड सेलेक्ट हुआ है वो मरमर से हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं हम ओनोमोटोपोइया, जो अपनी एक खास आवाज़ को प्रदर्शित करता है।
इसके बाद में जो हमारा अगला सेंटेंस है, अगला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा ऑक्सीमोरोन। एन ऑक्सीमोरोन इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग और टू अपोजिट आइडिया और वर्ड्स यूज बाय साइड इन सेंटेंस। यानी कि ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अपोजिट क्वालिटीज़ और दो अपोजिट थिंग्स को साइड बाय साइड रख दिया जाता है, या फिर दो अपोजिट आइडियाज़ को साइड बाय साइड रख दिया जाता है। जैसे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ था। यानी कि हैविंग और नथिंग, यानी कि जब उसके पास है यानी कि होते हुए, तो नथिंग यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो हैविंग को और नथिंग को साथ साथ रख दिया है। तो इस प्रकार के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीमोरोन। आइए देखते हैं दोस्त आगे कौन कौन से हैं। जैसे ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, जो कोई रेगुलर होगा वो इरेगुलर कैसे होगा। तो इसी प्रकार रेगुलरली को इरेगुलर दोनों को साथ साथ रख दिया है। इनके रेगुलर का जो अपोजिट होता है वो होता है इरेगुलर, यानी रेगुलरली को इरेगुलर के साथ साथ प्लेस कर दिया गया है। और सो इनोसेंट आर सो कनिंगली सिंपल, जो कनिंग होगा, जो चतुर होगा वो सिंपल हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार कनिंगली को सिंपल के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, प्लेस कर दिया गया है। एंड अगले जो सेंटेंस है, शी एक्सेप्टेड इट एज अ काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ, यानी कि उसने सर्जन्स के चाकू की तरह एक दयनीय क्रुएल्टी को स्वीकार कर लिया। यानी कि जो काइंड होगा, जो दयालु होगा, वो क्रूअल हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो इस प्रकार का यूज होता है, उनमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है। अगला फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है दोस्तों, पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो आइडिया एक ही जो पहला आइडिया होता है वो दूसरे आइडिया का अपोजिट होता है। द फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ इन द सेंटेंस। फेमस कोट्स दैट इलस्ट्रेट दिस फॉर्म कॉन्ग्रेव जॉर्ज ऑरेवल 1984। यानी कि इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच में इस प्रकार का जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट आइडिया साथ साथ चलते हैं। और जैसे इसकी जो फेमस कोट है वो जॉर्ज ऑरेवल्स के द्वारा लिखी गई 1984 की एक बुक से ली गई है। जैसे वार इज़ नेसेसरी फॉर पीस, यानी कि जो युद्ध होते हैं वो शांति के लिए ज़रूरी होते हैं। वार इज़ नेसेसरी फॉर पीस, यानी कि जो लड़ाइयाँ होती है वो शांति के लिए आवश्यक है। लेट एंड सून, यानी कि पहले भी और अब भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने में और खर्च करने में। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच, उसकी लाइन है। और इसमें भी दो अलग अलग आइडिया साइड बाय साइड रखे गए हैं और उन्हें प्लेस किया गया है एक ही सेंटेंस में। जैसे लेट एंड सून, यानी कि पहले भी और अब भी। गेटिंग और स्पेंडिंग, यानी कि कमाने में और खर्च करने में। एंड देन अगला सेंटेंस है द फ्रीडम इज़ स्लेवरी, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता है वही क्या है, वही हमारी गुलामी है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी कि यह अंत की शुरुआत है। इसमें भी दो अपोजिट आइडियाज़ रखे गए हैं। तो इस प्रकार के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। एंड देन आगे देखते हैं कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, किन्हीं अब्स्ट्रैक्ट नाउन या किन्हीं नॉन लिविंग थिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम मानवीकरण कर देते हैं और उसे ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। जैसे पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। यानी कि पर्सोनिफिकेशन नाम के फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक आदमी की तरह ट्रीट करते हैं, एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि उसमें जीवन हो। जैसे कि देखते हैं इसके फिगर्स, इसके एग्जाम्पल्स। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द गेट ऑफ डोर बट वंस। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो सफलता होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो
अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौका होता है, वो किसी के दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देती है। यानी कि अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मानवीय क्वालिटी दे दी है, क्योंकि किसी के दरवाजे को नॉक करना किसी मानव का ही कार्य है, मानव ही कर सकता है। अपॉर्चुनिटी किसी के दरवाजे पर जाकर नॉक नहीं कर सकती है। उस प्रकार अपॉर्चुनिटी को मानवीय क्वालिटीज़ दे दी गई हैं। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन आर फेस, यानी कि उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई थी, यानी कि उसके चेहरे पर चिंता बैठी थी। यहाँ पर जो एंजाइटी है, एंजाइटी को मानवीय क्वालिटी दे दी गई है, उसे बताया गया है कि वो बैठने का कार्य करती है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी कि मृत्यु ने अपने आइसी हैंड राजाओं के ऊपर रख दिए। इसमें भी डेथ को मानवीय क्वालिटी दे दी है, क्योंकि हाथ रखने का कार्य भी मानव ही कर सकता है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी कि जो सत्य होता है वो मरते हुए आदमी के होठों पर बैठता है। तो यहाँ पर भी जो ट्रूथ है उसे मानवीय क्वालिटी दे दी गई है। तो इस प्रकार के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एंड देन आगे देखते हैं कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है सिमली। सिमली होता क्या है? सिमली में हम लोग दो अनलाइक थिंग्स की या दो असमान वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से करते हैं, और उस तुलना करते समय हम एज, सो और लाइक का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। सिमली इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू essentially like unlike things. Simile contains words of comparison like, so, as, so. तो सिमली एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो अनलाइक थिंग का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करते हैं, और सिमले में हम लाइक, एज, सो का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से उसकी तुलना करते हैं। जैसे इसमें जो फिगर्स ऑफ जो सेंटेंस दिए हैं उनमें देखते हैं। थिसोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। पहली लाइन बहुत ही फेमस पोएम लंदन 1802 से ली गई है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और उसमें उन्होंने मिल्टन के लिए कहा है थिसोल वाज लाइक ए स्टार, कि तुम्हारी आत्मा जो है वो एक स्टार के जैसी है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट जो हमसे दूर चली गई है। एंड दूसरा सेंटेंस है माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज, यानी कि जो इसमें लव की तुलना की है वो किससे की गई है? रेड रेड रोज से। और किसके द्वारा की गई है? लाइक के द्वारा। और इसमें भी जो सोल की तुलना की है वो किससे की है? स्टार से। और किसके द्वारा की है? लाइक के द्वारा। यानी कि जब हम किसी की तुलना लाइक, एज और सो के द्वारा करते हैं तब सेंटेंस में हम फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली का यूज़ करते हैं। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। और उसके बाद में जो सेंटेंस बचते हैं, द असीरियन केम डाउन लाइक ए वॉल्फ ऑन द फील्ड फोल्ड, यानी कि जो असीरियन थे वो नीचे जब धरती पर आए तो वे किसकी? वोल्फ के फोल्ड के रूप में धरती पर आए। यानी कि असीरियन की जो तुलना की है वो किसके रूप में की है? वोल्फ के रूप में। और इसी प्रकार जो अगला सेंटेंस है उसमें था हैडेस्ट ए वॉइस हु साउंड्स वाज लाइक द सी, यानी कि इसमें जो वॉइस की तुलना की है वो किसके द्वारा की गई है? साउंड के। और साउंड किसका? सी के जैसा। यानी कि इसमें भी लाइक की सहायता से तुलना की गई है दो असमान ऑब्जेक्ट्स की। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम सिमली। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के फिगर्स ऑफ स्पीच।